तो अगर मैं बात करूँ फ्रॉड की कि आखिर फ्रॉड क्या होता है, तो व्हाट इज फ्रॉड को अगर हम देखते हैं, द टर्म फ्रॉड मे बी डिफाइंड एज एन इंटेंशनल, डेलिब्रेट और विलफुल मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। तो फ्रॉड का मतलब है यहाँ पर अगर आप कोई मिस स्टेटमेंट देते हो, मिस स्टेटमेंट मतलब गलत स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। यहाँ पर वर्ड आया फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो प्रूवन है। अब एक पर्सन के लिए वो चीज अलग नहीं हो सकती, दूसरे पर्सन के लिए वो चीज अलग नहीं हो सकती। जबकि अगर हम ओपिनियन की बात करें तो ओपिनियन हर एक पर्सन का अलग अलग हो सकता है, लेकिन फैक्ट कभी भी अलग नहीं होते। फैक्ट हमेशा हर किसी पर्सन के लिए सेम ही होते हैं। तो आप यहाँ पर मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कर रहे हो, यानी फैक्ट को गलत बता रहे हो। और वो मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है आप जानबूझकर कर रहे हो, इंटेंशनली कर रहे हो, डेलिब्रेटली कर रहे हो, विलफुल कर रहे हो। तो आप अपनी मर्जी से मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कर रहे हो जानबूझकर। और कौन से फैक्ट को आप मिस स्टेटेड कर रहे हो? विच आर मटीरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। वो फैक्ट जो कि मटीरियल है, मटीरियल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप कभी भी मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट करते हो, वो भी ऐसे फैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मटीरियल फैक्ट है, और वो मिस स्टेटमेंट आप जानबूझकर कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका करा गया मिस स्टेटमेंट फ्रॉड कहलाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्रॉड इज दैट द मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मस्ट बी मेड बाय वन पार्टी विद एन इंटेंशन टू डिसीव द अदर। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है फ्रॉड की? कि एक पार्टी मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कर रही है और इस इंटेंशन के साथ कर रही है कि वो डिसीव करे दूसरी पार्टी को। डिसीव का मतलब धोखा दे, वो दूसरी पार्टी को धोखा देना चाहती है। तो यहाँ पर एक पार्टी की इंटेंशन दूसरी पार्टी को धोखा देने की है, इसीलिए वो मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये फ्रॉड का केस बन जाता है। तो अब अगर बात करें फ्रॉड की डेफिनेशन की, तो फ्रॉड की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन नंबर 17 में। अब देखो ये डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी टेक्निकल है, ध्यान से इसके एक एक वर्ड को सुनना, वरना आप फंस जाओगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगी। मेरे साथ चलते रहना, आगे पीछे बिल्कुल भी मत होना। तो अगर मैं फ्रॉड की डेफिनेशन की बात करूं, फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। फ्रॉड मींस मतलब जो हमने बता रखा है वो फ्रॉड है। इंक्लूड्स का मतलब अगर इसी के जैसा कुछ और भी हुआ तो वो भी फ्रॉड है। तो फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स। अब क्या बातें यहाँ पर बता रखी हैं, क्या चीजें फ्रॉड है? एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, नीचे कुछ फॉलोइंग एक्ट्स बता रखे हैं जो कि फ्रॉड है। मतलब अगर आप ऐसा कोई एक्ट करते हो तो वो फ्रॉड माना जाएगा। टोटल 5 एक्ट बता रखे हैं कि ऐसा कुछ काम आप करते हो तो वो फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर आएगा। अब वो 5 ऐसी क्या चीजें हैं वो हम देख लेंगे अभी। तो ये एक्ट करेगा कौन? कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वो इस एक्ट को करेगी। अब इस लाइन से तो ये समझ में आ रहा है कि पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इस एक्ट को कर सकती है, यानी जो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर है, यानी थर्ड पार्टी जिसका नाम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, वो इनमें से कोई भी एक्ट करती है तो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। अभी तक पढ़ के तो इतना ही मतलब समझ में आ रहा है। या फिर विद हिज कॉन्निवेंस। कॉन्निवेंस का मतलब क्या होता है? उसकी मिली भगत, यानी वो करे, या फिर जो है पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही कोई मिला हुआ है वो कर रहा है। अब चाहे पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट करे या उसके कहने पे कोई और करे, लेकिन माना तो ये जाएगा पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ने किया, और बाय हिज एजेंट, या फिर जो है पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट का एजेंट करे। उससे कोई फर्क पड़ता है? एजेंट करे चाहे प्रिंसिपल करे, माना तो ये जाएगा प्रिंसिपल ने करा। तो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट करे या उसके कहने पे कोई करे या फिर उसका एजेंट करे। तो अभी तक पढ़ के क्या समझ में आया? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent with intent to deceive another party। अब ये जो एक्ट है ये पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कर क्यों रही है? क्या इंटेंशन है इसके पीछे? इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी। यहाँ पर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट की इंटेंशन है कि वो दूसरी पार्टी को डिसीव करना चाहती है, यानी धोखा देना चाहती है। पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर 2 पार्टी हैं तो एक पार्टी कुछ ऐसा एक्ट करेगी और इस इंटेंशन के साथ करेगी कि वो दूसरी पार्टी को धोखा दे सके, दूसरी पार्टी को डिसीव कर सके, और हिज एजेंट, या दूसरी पार्टी को डिसीव करे या उसके एजेंट को करे, एक ही बात है। और इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। धोखा देने का इरादा है या उसको इंड्यूस करने का इरादा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाए मतलब उसको प्रेशराइज करोगे, उसको प्रेरित करोगे ताकि जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाए। तो अभी तक पढ़ के क्या समझ में आया? अभी तक पढ़ के समझ में आया फ्रॉड का मतलब है कुछ ऐसे नीचे दिए गए फॉलोइंग एक्ट्स को पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इसे इंटेंशन के साथ करेगी कि वो दूसरी पार्टी को या तो धोखा दे दे, या तो डिसीव कर सके, या फिर उसको इंड्यूस कर सके कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। इसी को हम फ्रॉड कहेंगे। अब कौन कौन से वो फॉलोइंग एक्ट्स हैं जो करे जाएंगे जिसको लॉ ने फ्रॉड कहा है? 5 ऐसे एक्ट बता रखे हैं। पहला है द सजेशन एज टू अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मेरे एक एक वर्ड को, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये डेफिनेशन टेक्निकल है, समझ में नहीं आएगी, फिर बाद में फंस जाओगे। यहाँ पर सजेशन का मतलब सुझाव देना नहीं है, सजेशन का मतलब है बताना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? एज टू अ फैक्ट, एक फैक्ट बताया गया है। तो फैक्ट तो सभी के लिए फैक्ट है, ऐसा तो है नहीं एक पर्सन के लिए वो फैक्ट कुछ और है, दूसरे पर्सन के लिए वो फैक्ट कुछ और है। फैक्ट तो फैक्ट है, जो है वो है। कोई फैक्ट बताना विच इज नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है। अब फैक्ट ट्रू नहीं है का मतलब फैक्ट सच नहीं है, सच नहीं का मतलब फैक्ट झूठा है, फॉल्स फैक्ट बताया जा रहा है, गलत फैक्ट बताया जा रहा है। और ये बता कौन रहा है? हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, यानी उसको खुद बिलीव नहीं है कि वो जो फैक्ट बता रहा है वो ट्रू है। ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो। एक ऐसा फैक्ट बताया जा रहा है जो कि सच नहीं है, जो कि ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर फैक्ट ट्रू नहीं है, इसका मतलब फैक्ट जो है फॉल्स है, यानी फैक्ट
गलत है। ठीक है, एक गलत फैक्ट बताया जा रहा है, हम यहाँ तक पढ़ के ये पता लगा सकते हैं। अब वो बता कौन रहा है? अब वो एक ऐसा पर्सन बता रहा है जिसको खुद बिलीव नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो ट्रू है। अब उसको बिलीव क्यों नहीं होगा वो फैक्ट ट्रू है? क्योंकि उसको पता है कि ये फैक्ट फॉल्स है। मैं गलत फैक्ट बता रहा हूँ, उसको मालूम है। तो इस लाइन का सीधा मतलब ये निकला कि यहाँ पर एक गलत फैक्ट बताया जा रहा है और बता कौन रहा है? जिसको खुद पता है कि ये फैक्ट गलत है, यानी वो इंटेंशनली जानबूझकर गलत फैक्ट कोट कर रहा है। इसको मैं समझाता हूँ आपको एग्जांपल से, आपको समझ में आएगा। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 17। सेक्शन 17 का एनालिसिस देखते हैं एक बार। ये है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। अगर कोई फैक्ट गलत बताया जाए, इट इज कंसीडर्ड एज फ्रॉड व्हेन द फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये फ्रॉड माना जाएगा अगर फॉल्स स्टेटमेंट दिया जाता है और वो फॉल्स स्टेटमेंट रिलेट्स टू अ फैक्ट, फैक्ट से रिलेट करता है, यानी आप फैक्ट से रिलेटेड कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो, एंड इज मेड बाय अ पर्सन नोइंग इट टू बी अनट्रू। और वो फॉल्स स्टेटमेंट कौन दे रहा है? वो फॉल्स स्टेटमेंट दिया जा रहा है उस पर्सन के द्वारा जिस पर्सन को खुद पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो फैक्ट मैं दे रहा हूँ वो अनट्रू है, यानी वो गलत है। पर्सन नोइंग इट टू बी अनट्रू, दैट इज विद द नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड। एग्जांपल क्या है इसका? एग्जांपल देखो ध्यान से। X while selling his car to Y says that it is of latest model and brand new, knowing fully well that it is a used car of old model. His representation or statement amount to be fraud. तो यहाँ पर दो पार्टी हैं, X और Y। X ने Y को एक कार सेल करी और ये कहकर सेल करी कि ये एक लेटेस्ट मॉडल है और एकदम ब्रांड न्यू कार है, जबकि X को अच्छे से पता है, पूरी तरीके से नॉलेज है, ये एक यूज करी हुई कार है, यानी ये एक सेकंड हैंड कार है और पुराने मॉडल की कार है। उसके बावजूद उसे अच्छे से मालूम है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ बोल रहा हूँ, जो मैं फैक्ट कोट कर रहा हूँ वाई के सामने वो अनट्रू है। वाई को बोल रहा है कि ये लेटेस्ट मॉडल है, ब्रांड न्यू कार है। तो यहाँ पर एक्स जो है वाई के साथ सीधे सीधे फ्रॉड कर रहा है। तो एक्स के द्वारा वाई को दिया गया रिप्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट फ्रॉड की कैटेगरी में काउंट होगा। तो हमने देखा था ऊपर पहला पॉइंट, पहले पॉइंट का मतलब यही है। तो समझ में आ गया आपको? अब देखो यहाँ पर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर दोनों में ही एक बात कॉमन है और एक बात अलग है। कॉमन बात पहले बताऊं, दोनों के अंदर जो है मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होगा, यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी को गलत फैक्ट बताएगी, यानी दोनों के अंदर ही जो फैक्ट बताया जाएगा वो फैक्ट ट्रू नहीं होगा। तो मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हो गया, ये बात कॉमन हो गई दोनों के अंदर। अब एक बात जो अलग है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर, वो ये है कि फ्रॉड के अंदर जो है यहाँ पर लाइन आती है हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, यानी जो पर्सन इस बात को बता रहा है वो खुद बिलीव नहीं करता कि ये बात ट्रू है, यानी उसको मालूम है ये बात फॉल्स है, तो वो पर्सन झूठ बोल रहा है, इंटेंशनली झूठ बोल रहा है। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होगा? यहाँ पर लाइन लिखी होगी हु डज बिलीव इट टू बी ट्रू, यानी वो पर्सन जो ये बात बता रहा है वो बिलीव करता है कि ये बात ट्रू है, उसको लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो सच है। अगर उसको अपने सच पे पूरा बिलीव है, उसके बावजूद वो कोई गलत बात बता देता है, गलत फैक्ट बता देता है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आता है। मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप इंटेंशनली झूठ नहीं बोल रहे हो, आप इंटेंशनली सामने वाली पार्टी को डिसीव करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको तब अच्छे से क्लियर होगा। ये एग्जांपल हमारे सामने है, ऊपर वाले ही एग्जांपल के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसको समझते हैं। यहाँ पर तीन पार्टीज हैं, ए, एक्स और वाई। ए के पास एक कार है, उसने जो है कार बेची एक्स को और ये कहकर बेची कि ये एकदम ब्रांड न्यू मॉडल है, ब्रांड न्यू कार है। यहाँ पर ए ने एक्स को ये कहकर अपनी कार बेची और एक्स मान गया, एक्स ने ए से कार खरीद ली, जबकि ए को अच्छे से पता था कि ये कार जो है यूज करी हुई है और ओल्ड मॉडल की कार है, यानी ए ने झूठ बोला। ऊपर वाले हमारे एग्जांपल के अंदर एक्स ने झूठ बोला था, अब वही सेम झूठ जो है ए ने बोला और ए ने एक्स को कार बेची। अब एक्स ने वो कार खरीद ली, अब एक्स को तो लग रहा है कि ए ने मुझे सही बात बोली, सच बात बोली। अब एक्स को तो नहीं पता कि ए ने मुझसे झूठ बोला था, एक्स तो यही मान रहा है कि ए ने मुझसे सच बोला था। तो एक्स के लिए तो ये कार नई कार है, एकदम ब्रांड न्यू कार है और नई मॉडल की कार है, उसको तो यही लगता है। उसने अब आगे ये कार जो है वाई को बेच दी और यही कह के बेची कि ये एकदम ब्रांड न्यू कार है, नई मॉडल की कार है। तो एक्स ने वाई को वही बात कह के बेची जो बात एक्स को ए ने कही थी। अब वाई के पास जब कार आई, कुछ टाइम बाद जो है वाई को पता चल गया कि ये तो पहले से यूज करी हुई कार है और पुरानी मॉडल की कार है, एक्स ने तो मेरे को झूठ बोला, मेरे को धोखा दिया। तो वाई ने जो है एक्स के ऊपर केस कर दिया। अब एक्स परेशान हो गया कि मुझे क्या पता, मैंने तो अपनी तरफ से सच ही बोला था, मुझे तो खुद धोखा दिया गया एक ही तरफ से। एक्स को तो यही लगता था ना कि जो उसने बोला वो सच बोला। अब भले ही उसने मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कर दिया, यानी फैक्ट को गलत बता दिया, लेकिन उसके हिसाब से तो वो फैक्ट सही था। तो यहाँ पर एक्स ने जो वाई को कार बेची और जो मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट करा, इसको लॉ कहता है कि ये फ्रॉड नहीं है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर एक्स की गलती नहीं है, एक्स ने मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तो जरूर करा, लेकिन किसी को धोखा देने के इंटेंशन से नहीं करा। तो यहाँ पर फ्रॉड करा किसकी तरफ से गया है? फ्रॉड ए की तरफ से करा गया है। ए को तो पता था, वो जानबूझकर उसने झूठ बोला, ए को मालूम था कि जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। तो ए ने एक्स के साथ फ्रॉड किया है, ना कि एक्स ने वाई के साथ फ्रॉड किया है। तो यहाँ पर ए ने जो एक्स को कार बेची वो फ्रॉड होगा और एक्स ने जो वाई को कार बेची उसको हम मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता है, तो लेकिन वो मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो जानबूझकर नहीं करा जाता। पार्टी को खुद नहीं पता होता कि वो गलत फैक्ट कोट कर रही है, गलत फैक्ट बता रही है, तो ये इंटेंशनली नहीं होता। जबकि फ्रॉड के अंदर मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इंटेंशनली करा जाता है।
तो अगर मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट की बात करूं तो देखो यहाँ पर फ्रॉड और मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के अंदर एक छोटा सा फर्क आएगा। आपने ये डेफिनेशन देखी, फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पर एक पार्टी ने वो फैक्ट बताए जो कि ट्रू नहीं है, तो ये तो फ्रॉड के केस में भी होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में भी होगा, दोनों केस में मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होगा। लेकिन फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक छोटा सा फर्क है, और वो फर्क क्या है? फ्रॉड के अंदर ये फैक्ट कौन बता रहा है? Who does not believe it to be true, यानी जिसको खुद बिलीव है कि जो मैं बता रहा हूँ वो ट्रू नहीं है, वो उन फैक्ट के ऊपर खुद बिलीव नहीं करता कि ये फैक्ट ट्रू है। जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होगा? मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ पर लिखा होगा who does believe it to be true, मतलब वो खुद बिलीव करता है कि ये फैक्ट जो है ट्रू है, उसको तो अपनी तरफ से लगता है कि ये फैक्ट ट्रू है, जबकि ये फैक्ट ट्रू नहीं होंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनेगी मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में? फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, यानी जो फैक्ट बताए जाएंगे वो ट्रू नहीं होंगे। बाय हु डज बिलीव इट टू बी ट्रू, यानी ये जो मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है वो कौन कर रहा है? वो एक ऐसा पर्सन कर रहा है जिसको खुद बिलीव है कि ये फैक्ट ट्रू है, उसको अपनी तरफ से लगता है कि ये फैक्ट ट्रू है। तो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर बस यही छोटा सा फर्क है, बाकी डिटेल में मिस रिप्रेजेंटेशन को हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखेंगे जब मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के फ्रॉड को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा एक्ट जो करा जाएगा वो कौन सा होगा? एक्टिव कंसीलमेंट। कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना। अब ये एक्टिव कंसीलमेंट क्या होता है? अगर मैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की बात करूं तो इट इज कंसीडर्ड एज फ्रॉड व्हेन द कंसीलमेंट रिलेट टू अ फैक्ट, यानी कंसीलमेंट करी जाएगी किस चीज की? फैक्ट की, और वो कंसीलमेंट एक्टिव होगी। एक्टिव का मतलब दैट इज ऑल एफर्ट्स आर मेड टू कंसील फैक्ट, यानी सारे एफर्ट डाले जाएंगे कि फैक्ट को छुपाया जाए। कॉन्टैक्ट टू अ पार्टी ने सारे एफर्ट लगा लिए कि किसी भी तरीके से सामने वाली पार्टी को फैक्ट पता ना चले, फैक्ट को हम छुपा दें। तो यहाँ पर जो फैक्ट है उसको छुपाने के लिए सारे एफर्ट करे गए, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट। एंड इज मेड बाय अ पर्सन हैविंग द नॉलेज ऑफ द फैक्ट, और ये फैक्ट को कंसील कौन कर रहा है? वो पर्सन जिसको फैक्ट की नॉलेज है, यानी जिसको मालूम है, वो जानबूझ के फैक्ट को छुपा रहा है। तो ये तो फ्रॉड है सीधे सीधे, तो एक्टिव कंसीलमेंट भी फ्रॉड माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक नोट है, ये ध्यान से देखो, कंसीलमेंट का मतलब आपने छुपा दिया, आपने वो फैक्ट नहीं बताया जो सच है। तो अगर आप एक्टिव कंसीलमेंट करते हो, एक तो फैक्ट छुपाते हो और साथ में छुपाने के लिए सारे एफर्ट लगा देते हो, तो वहां पर हमारा एक्टिव कंसीलमेंट आ जाता है। लेकिन अगर आप कोई चीज को कंसील करते हो, कोई चीज को छुपाते हो, यानी किसी चीज को नहीं बताते, और उसको छुपाने के लिए आपने कोई किसी भी तरीके का एफर्ट नहीं करा, बस नॉर्मली आपने सामने वाली पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, कोई बात थी जो आपने उसको नहीं बताई, उसने पूछी भी नहीं, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बात खत्म हो गई। अब कल को उसको पता चलता है कि आपने उससे कोई बात छुपाई थी, तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर लॉ ने बोला है कंसीलमेंट भी वही कंसीलमेंट फ्रॉड मानी जाएगी जो एक्टिव कंसीलमेंट हो, यानी आपने फैक्ट छुपाने के लिए सारी कोशिशें लगा दी, सारे एफर्ट कर दिए। अगर आपने कोई भी एफर्ट नहीं करा, नॉर्मली आपने बस एक कॉन्ट्रैक्ट करा और आपको कोई फैक्ट बताना था, वो आपने नहीं बताया, आप चुप रहे, तो वहां पर ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। मेयर नॉन डिस्क्लोजर इज नॉट फ्रॉड। तो अगर आप सिर्फ नॉन डिस्क्लोजर करते हो, यानी अगर आप कुछ बातों को नहीं बताते, तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। तो लॉ कहता है कि साइलेंस रहना फ्रॉड नहीं माना जाता। अगर एक्टिव कंसीलमेंट करते हो तो फिर साइलेंस फ्रॉड मानी जाएगी। या फिर जहां पर आपकी ड्यूटी बनती थी बोलना, जहां पर आपकी ड्यूटी बनती थी कि आप सभी फैक्ट को डिस्क्लोज करो, वहां पर आप चुप रह गए, वहां पर आपने कुछ छुपा दिया, तो फिर वो फ्रॉड माना जाएगा। बाकी जनरली साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। अब ये साइलेंस कहां फ्रॉड माना जाएगा, कहां फ्रॉड नहीं माना जाएगा, उसको अभी हम देखेंगे। अभी हमारे डिटेल में क्वेश्चन आएगा कैन साइलेंस इज अ फ्रॉड, तो वहां पर हम बहुत अच्छे से इसको देखेंगे, उसके एक्सेप्शंस को भी देखेंगे, अच्छे से समझेंगे उसको। अभी आप छोड़ो, अभी के लिए आप इतना देखो सिर्फ कि एक्टिव कंसीलमेंट हमारी फ्रॉड होती है। तीसरा है हमारा अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अगर आप कोई प्रॉमिस करते हो और आपकी इंटेंशन है कि इस प्रॉमिस को पूरा तो मुझे करना नहीं है, वो तो बस मैंने ऐसी प्रॉमिस कर दिया, मेरी इसको परफॉर्म करने की कोई इंटेंशन नहीं है, तो अगर आप किसी को झूठा प्रॉमिस करते हो तो वो भी फ्रॉड माना जाएगा। A promise made without any intention of performing it. If at the time of entering into the contract a party has no intention to perform his promise, it will considered as fraud. तो वो fraud माना जाएगा। Example क्या होगा इसका? Purchase of good without any intention of paying for them. तो clear हो गया। Fourth point है हमारा any other act fitted to deceive. कोई भी ऐसा एक्ट करते हो जो धोखा देने के इरादे से आप कर रहे हो, वो आपका fraud माना जाएगा। Example देखते हैं इसका। Any other act fitted to deceive. It is a general clause. Under this clause, every act done with the obvious intention of deceiving a party will considered as fraud. इसके अंदर सभी तरीके के वो एक्ट आ जाएंगे जो धोखा देने के इरादे से किए जा रहे हैं। तो हर वो एक्ट जो करा जाएगा जिसमें आपकी इंटेंशन डिसीव करना होगा पार्टी को, यानी धोखा देना होगा पार्टी को, तो फ्रॉड में आ जाएगा। This clause cover all tricks and unfair ways which are used by cunning and clever people to cheat other. Example देखते हैं इसका। A persuaded his illiterate wife B to sign certain document telling her that he was going to mortgage her 2 pieces of land to secure his indebtedness. तो यहाँ पर दो पार्टी हैं, एक A और एक B। A कौन है? A हस्बैंड है, B वाइफ है। तो A ने परसुएट करा, A ने दबाव डाला B के ऊपर। B इलिटरेट है, यानी B पढ़ी लिखी नहीं है, B को ज्यादा जानकारी नहीं है,
तो ए ने बी के ऊपर दबाव डाला और बोला कि साइन करो सर्टेन डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट साइन करवा रहा है ए बी से, और ए ने बी से कहा कि ये डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, ए ने जो है कुछ लोन लेना है, उसके लिए उसको कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे जो है बी की लैंड चाहिए। तो ए ने बी को बोला कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करो, ये डॉक्यूमेंट के अंदर तुम्हारे 2 पीस ऑफ लैंड को मैं मॉर्गेज के तौर पे रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लोन लेना है। जबकि एक्चुअली उन पेपर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है कि वो 2 नहीं बल्कि बी के 4 लैंड्स को मॉर्गेज पे रखा है, 4 पीसेस ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू हर। अब बी को पढ़ना नहीं आता तो ये उस बात का फायदा उठा रहा है और बी को झूठ बोल रहा है कि मैं तुम्हारे 2 लैंड को गिरवी रख रहा हूँ, जबकि वो उसके 4 लैंड को गिरवी रख रहा है और बी को साइन करने को कह रहा है उस पे। दिस वाज हेल्ड टू बी एन एक्ट विद एन इंटेंशन टू डिसीव हर। तो ये सीधे सीधे फ्रॉड का केस बनेगा। तो आप किसी भी तरीके की कोई भी ट्रिक और अनफेयर वे इस्तेमाल करते हो सामने वाली पार्टी के साथ फ्रॉड करने के लिए, तो वो सब इस पॉइंट के अंदर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट। तो अगर किसी भी लॉ के अंदर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, किसी भी लॉ के अंदर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है कि कुछ भी एक्ट करना या कुछ भी ओमिशन करना फ्रॉड माना जाएगा, तो वो इस पॉइंट के अंदर कवर हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। Such act or omission as the law specially declared to be fraudulent. This clause refers to provision in certain laws which declare certain acts or omission to be fraudulent. Example क्या है इसका? Under section 55 of the Transfer of Property Act. तो Transfer of Property Act के section नंबर 55 के अंदर लिखा हुआ है कि seller of immovable property is bound to disclose to the buyer all material defect. Failure to do so amount to fraud. तो section 55 of the Transfer of Property Act के अंदर लिखा हुआ है कि seller अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बायर को बेचता है, यानी अगर कोई पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को बेचता है, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी मटेरियल डिफेक्ट होंगे वो बतानी जरूरी है, वो डिस्क्लोज करनी जरूरी है। अगर उसने ऐसा कुछ छुपाया और इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी तो वो फ्रॉड माना जाएगा। तो क्लियर होगा आपको 5 पॉइंट, ये हमारे 5 पॉइंट थे, या मैं कहूँ ये फॉलोइंग एक्ट थे। मैंने आपको कहा था ना फॉलोइंग एक्ट। तो फ्रॉड का मतलब क्या है? फ्रॉड का मतलब आप कोई भी ऐसे एक्ट जो नीचे दिए गए हैं, यानी ये 5 एक्ट में से कोई भी ऐसा एक्ट करते हो, कोई भी ऐसा एक्ट एक पार्टी के द्वारा करा जाता है, इस इंटेंशन के साथ करा जाता है कि दूसरी पार्टी को डिसीव करे या फिर जो है दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए इंड्यूस करे, तो वो हमारा फ्रॉड होगा। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको? थोड़ी सी टेक्निकल थी लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। और ये इसका एनालिसिस था, एनालिसिस भी देख लिया हमने। अब अगर बात करें अगले पॉइंट की, जो कि है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्रॉड। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्रॉड क्या होते हैं? द फ्रॉडुलेंट एक्ट मस्ट बी कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट with an intention to deceive the other party or with an intention to induce him to enter into contract. तो वही बात कही गई है, फ्रॉड एक पार्टी करेगी और इस इंटेंशन के साथ करेगी कि वो दूसरी पार्टी को डिसीव कर सके, या फिर जो है इंटेंशन है कि वो इंड्यूस करे पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। एग्जांपल की अगर बात करूं, ए फ्रॉडुलेंटली इन्फॉर्म बी that A's state was free from any encumbrance. B, believing it to be true, bought the estate. Actually, the estate was mortgaged. Here, A is guilty of fraud as he, with the intention to deceive B, induce him to buy the estate. तो यहाँ पर 2 पार्टीज हैं, A और B. A के पास कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ एस्टेट है जो वो B को बेचना चाहता है। तो A ने जो है B को बोला कि ये फ्री है फ्रॉम एनी एनकम्बरेंस, यानी इस पे किसी भी तरीके का कोई लोन नहीं है, कुछ नहीं है, ये पूरी तरीके से फ्री है। तो B ने A की बात पे भरोसा करके उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। बाद में बी को पता चला कि ये प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज पे रखी गई है, यानी ये प्रॉपर्टी जो है गिरवी रखी गई है। तो यहाँ पर बी ने जो है ए के खिलाफ केस कर दिया। तो ये जो है यहाँ पर गिल्टी ऑफ फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि ए को पता था ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रखी गई है। तो ए की साफ इंटेंशन थी बी को डिसीव करने की और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए इंड्यूस करने की। सेकंड पॉइंट है द फ्रॉडुलेंट एक्ट मस्ट हैव बीन मेड विद अ नॉलेज ऑफ हिज फॉलेस्टी। तो यहाँ पर जो है फ्रॉडुलेंट एक्ट करा गया है और वो भी पूरी नॉलेज के साथ करा गया है। जिसने फ्रॉडुलेंट एक्ट करा है उसको पता है कि वो गलत स्टेटमेंट दे रहा है, उसको फॉलेस्टी की पूरी नॉलेज है। तो फ्रॉडुलेंट एक्ट जो है वो जानबूझकर करा जाता है, पूरी नॉलेज के साथ करा जाता है। तो यहाँ पर फॉलेस्टी का मतलब क्या बता रखा है? विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ। ध्यान से सुनो, विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ का मतलब क्या है? विदाउट का मतलब एब्सेंस, मतलब किसी चीज की एब्सेंस होना, किसी चीज का ना होना। बिलीफ का मतलब भरोसा, विश्वास, आपको किसी चीज पे विश्वास है, भरोसा है। बिलीफ का मतलब तो ये होता है ना, समथिंग यू एक्सेप्ट एज ट्रू, किसी चीज को आप एक्सेप्ट करते हो कि ये चीज ट्रू है, यानी ये चीज सच है। तो यहाँ पर लिखा है विदाउट बिलीफ, यानी विदाउट का मतलब एब्सेंस, बिलीफ का मतलब आपका भरोसा। विदाउट बिलीफ का मतलब हो गया बिलीफ का एब्सेंस होना, यानी आपको भरोसा नहीं है। किस चीज पर भरोसा नहीं है? इन इट्स ट्रूथ, ट्रूथ पे भरोसा नहीं है, यानी सच पे भरोसा नहीं है। कौन सा सच? जो आपने सामने वाली पार्टी को बताया है, जो फैक्ट आपने सामने वाली पार्टी को बताया है, उस सच पर आपको खुद बिलीफ नहीं है, उस सच पर आपको खुद भरोसा नहीं है। एक फॉल्स स्टेटमेंट, आप एक फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो जिस पर आपको खुद बिलीफ नहीं है, इसका मतलब आपको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है और आप जानबूझकर दे रहे हो, तो वो फ्रॉड माना जाएगा। जबकि अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया जाए, अ पर्सन मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट इज नॉट गिल्टी ऑफ फ्रॉड इफ ही ऑनेस्टली बिलीव इन इट्स ट्रूथफुलनेस। अगर वो ऑनेस्टली खुद ही बिलीव करता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है,
अपने बोलने पे विश्वास रखता है, बिलीव इन इट्स ट्रूथफुलनेस। यहाँ पर बिलीव एब्सेंट नहीं है, विदाउट बिलीव नहीं है, ऑनेस्टली बिलीव इन इट्स ट्रूथफुलनेस। अगर किसी को अपने सच पे बिलीव है ऑनेस्टली, तो वो फ्रॉड नहीं माना जाता। मैंने आपको बताया था, फिर चाहे वो मिस स्टेटमेंट हो, चाहे वो फॉल्स स्टेटमेंट दे, वो हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर कवर होगा, फ्रॉड के अंदर नहीं कवर होगा। एग्जाम्पल क्या इसका, एक केस लॉ है डेरी वर्सेस पीक का, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसके अंदर जजमेंट आया था कोर्ट की तरफ से, क्या आया था, A prospectus of a company contained a statement that a company had been authorized by special act of the parliament to use steam or mechanical power for running the trains। तो कंपनी की तरफ से एक प्रोस्पेक्टस इशू करा गया था और उस प्रोस्पेक्टस में लिखा गया था कि ये कंपनी जो है एक स्पेशल एक्ट से बनी है और वो स्पेशल एक्ट जो है पार्लियामेंट से पास हुआ है और पार्लियामेंट ने इस कंपनी को ऑथराइज किया है कि वो स्टीम और मैकेनिकल पावर का इस्तेमाल कर सकती है ट्रेन को चलाने के लिए, ट्रेन को रन करने के लिए। जबकि फैक्ट क्या था कि जो अथॉरिटी थी टू यूज द स्टीम वॉज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पर पार्लियामेंट से तो एक्ट पास हो गया, लेकिन अभी भी एक अप्रूवल चाहिए था, और वो अप्रूवल कहाँ से चाहिए था, अगर आपको स्टीम का यूज करना है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता था बोर्ड ऑफ ट्रेड से। अब ये बात डायरेक्टर को पता नहीं थी, या फिर पता थी तो डायरेक्टर को लगा कि एक बार पार्लियामेंट से पास हो गया तो आगे बोर्ड ऑफ ट्रेड भी मना क्यों करेगा, वो भी अप्रूवल दे ही देगा। तो इसीलिए इसको जो है प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि डायरेक्टर को सीधे सीधे ये लगता था कि अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा, अप्रूवल नहीं मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। बट दिस फैक्ट वॉज नॉट मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस, और ये फैक्ट जो है प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा गया, और कंपनी ने जो है मार्केट के अंदर शेयर इशू कर दिए प्रोस्पेक्टस निकाल के। और बाद में क्या हुआ, कंपनी को बोर्ड ऑफ ट्रेड की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला स्टीम यूज करने के लिए। कंपनी को बोर्ड ऑफ ट्रेड की तरफ से डिड नॉट अप्रूव द यूज ऑफ स्टीम, अप्रूवल नहीं मिला स्टीम का यूज करने के लिए। तो कंपनी बनाई गई थी स्पेशल एक्ट पास करवा के, तो हुआ क्या, कंपनी जो है वाउंड अप हो गई, वाइंडिंग अप के प्रोसेस में चली गई। अब जो कंपनी के शेयर होल्डर थे जिसने इस प्रोस्पेक्टस पे भरोसा करके शेयर खरीदे थे, उन्होंने कंपनी को ऊपर केस कर दिया। द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द डायरेक्टर फॉर फ्रॉड, फ्रॉड का केस कर दिया। भाई आपको बताना चाहिए था कि आपको बोर्ड ऑफ ट्रेड से अप्रूवल लेनी है, जो कि आपको अभी तक नहीं मिली, तो हमारे साथ तो सीधे सीधे फ्रॉड किया आपने। तो शेयर होल्डर ने कोर्ट में केस कर दिया कंपनी के खिलाफ। अब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में डायरेक्टर ने कहा क्या हमने ये जानबूझ के नहीं किया, हम तो खुद ऑनेस्टली बिलीव करते थे कि पार्लियामेंट से एक बार ऑथराइज हो जाए तो उसके बाद जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव कर ही देगा। हमारी यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई इंटेंशन नहीं थी फ्रॉड करने की, इंटेंशनली हमने कोई मिसस्टेटमेंट नहीं दिया, और ये बात जो है डायरेक्टर्स ने कोर्ट में साबित कर दी। तो कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर दिया गया, द कोर्ट हेल्ड दैट दे वर नॉट लायबल फॉर फ्रॉड। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टर्स जो है वो फ्रॉड के लिए लायबल नहीं है। द डायरेक्टर वॉज नॉट गिल्टी ऑफ फ्रॉड एज दे ऑनेस्टली बिलीव, वो ऑनेस्टली बिलीव करते थे कि वंस द पार्लियामेंट हैज ऑथराइज्ड द यूज ऑफ स्ट्रीम द कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड प्रैक्टिकली कंक्लूडेड। तो यहाँ पर डायरेक्टर ने जानबूझ के कुछ नहीं किया, वो ऑनेस्टली खुद ही बिलीव करते थे। तो अगर कोई पर्सन ऑनेस्टली बिलीव करता है अपनी खुद के बताए गए सच पे और उसके बावजूद वो फॉल्स स्टेटमेंट दे देता है, तो उसको फ्रॉड के लिए गिल्टी नहीं माना जाएगा। अब इस केस का फैसला सुनाने के साथ साथ कोर्ट ने एक जजमेंट भी पास करा था और बताया था कि आखिर कौन से फॉल्स स्टेटमेंट को फ्रॉड माना जाएगा। तो कोर्ट ने क्या कहा, इन द डेरी वर्सेस पीक केस के अंदर ही इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट फ्रॉड एग्जिस्ट व्हेन इट इज शोन दैट फॉल्स स्टेटमेंट हैज बीन मेड। तो फ्रॉड वहीं पे एग्जिस्ट माना जाएगा जहां पर ये शोन हो जाए, ये पता चल जाए कि फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो जानबूझकर दिया गया है, नोइंगली दिया गया है, या फिर जो है विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ, यानी इंटेंशनली दिया गया है। विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ का मतलब मैंने बता दिया, आपको खुद बिलीफ नहीं है कि आप जो बोल रहे हो वो सच है, तो ये भी एक तरीके से इंटेंशनली बोला गया, झूठ हो गया। या फिर आप रेकलेसली केयरलेस तरीके से जो है फैक्ट बताए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि ये फैक्ट सच है या झूठ है, आप बस बोले जा रहे हो बिना उसकी इंस्पेक्शन करे, बिना उसके बारे में पता करे, आप रेकलेसली केयरलेस तरीके से कोई भी फैक्ट सामने रख रहे हो। तो इस तरीके का आप कोई भी काम करते हो, कोई भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देते हो, तो वो फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो ये कोर्ट की तरफ से फ्रॉड का मतलब भी समझाया गया। थर्ड पॉइंट है हमारा, तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है, अ फ्रॉडुलेंट एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड ओनली बाय पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमने डेफिनेशन के अंदर भी देखा था कि फ्रॉडुलेंट एक्ट कौन करेगा, फ्रॉडुलेंट एक्ट कमिट करा जाएगा सिर्फ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा या फिर उसके ऑथराइज एजेंट के द्वारा। यानी कोई आउटसाइडर अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है, कोई फ्रॉड करता है, तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। अ फ्रॉड इज कमिटेड बाय अ स्ट्रेंजर, दैट इज बाय अ पर्सन हु इज नॉट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, ए और बी। A was induced to buy a share in a company on account of a false statement made by B। तो B ने जो है एक false statement दिया और false statement देके A को induce कर रहा है कि तुम इस कंपनी के शेयर बाय कर लो। B was neither a director nor a representative of the company। तो B जो है कौन है, B जो है ना ही उस कंपनी का डायरेक्टर है, ना ही उस कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बावजूद वो उस कंपनी को लेकर एक false statement दे रहा है A को और इंड्यूस कर रहा है कि तुम इस कंपनी के शेयर बाय कर लो। तो ए जो है
बी की बातों में आ जाता है, बी के फर्स्ट स्टेटमेंट को सच मानकर कंपनी के शेयर बाय कर लेता है। अब ए ने ये भी पता नहीं किया कि बी जो है इस कंपनी में कौन सी पोस्ट पर है, इस कंपनी का डायरेक्टर है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है, क्या है, उसने कुछ भी पता नहीं करा। फाइनली बाद में ए को पता चला कि बी जो है एक स्ट्रेंजर है, बी जो है सिर्फ एक स्ट्रेंजर है, बी का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ए वांटेड टू सेट असाइड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड। अब यहाँ पर ए क्या चाहता है, ए ने जो है कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट में जाकर ए कहता है कि मुझे अब इस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करना है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना है, क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, बी ने मेरे साथ फ्रॉड करा है। अब कोर्ट ने यहाँ पर सारे फैक्ट को सुना और उसके बाद अपना जजमेंट सुनाया। इट वाज हेल्ड दैट ही कुड नॉट सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द फॉल्स स्टेटमेंट वाज नॉट मेड बाय द कंपनी और इट्स ऑथराइज्ड एजेंट। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो है ए के आर्गुमेंट को डिसमिस कर दिया, ए की अपील को डिसमिस करते हुए कहा कि तुम जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को अब सेट असाइड नहीं कर सकते, कुड नॉट सेट असाइड, क्योंकि ये जो फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया था ये बी की तरफ से दिया गया था और बी ना ही कंपनी से जुड़ा हुआ है, ना ही कंपनी का कोई ऑथराइज्ड एजेंट है, बी का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, बी सिर्फ एक स्ट्रेंजर है और किसी भी स्ट्रेंजर की बातों में आकर किसी भी स्ट्रेंजर पे विश्वास करके तुमने शेयर क्यों खरीदे, वो तुम्हारी गलती है। अब कोई भी स्ट्रेंजर किसी के बारे में कुछ भी कह देगा तो तुम विश्वास कर लोगे। तो कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई स्ट्रेंजर की तरफ से फ्रॉड करा जाता है तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फ्रॉडलेंट एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड अपॉन द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर हमारा थर्ड पॉइंट था कि फ्रॉडलेंट एक्ट जो है सिर्फ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर पॉइंट है कि फ्रॉडलेंट एक्ट जो है सिर्फ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही करा जाएगा, यानी फ्रॉड तभी फ्रॉड माना जाएगा जब फ्रॉडलेंट एक्ट करने वाला भी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट होगा और फ्रॉडलेंट एक्ट जिसके साथ करा जाएगा वो भी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट होगा। फ्रॉडलेंट एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड अपॉन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी स्ट्रेंजर के साथ कोई फ्रॉडलेंट एक्ट करते हो तो वो फ्रॉड नहीं माना जाता। फ्रॉड इज कमिटेड ऑन स्ट्रेंजर देन इट विल नॉट अमाउंट टू अ फ्रॉड एंड अ कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी वॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड। नेक्स्ट है हमारा, fraudulent act must have actually deceived the other party. That is, fraud must have induced the other party to enter into a contract. If the party is not actually deceived, the fraud cannot be said to have committed. तो कोई भी एक्ट fraudulent act तब माना जाएगा जब उसके एक्ट करने से सामने वाली पार्टी एक्चुअली डिसीव हुई हो, यानी सामने वाली पार्टी को एक्चुअली धोखा मिला हो। अभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टी ने कोई fraudulent act कर दिया और सामने वाली पार्टी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, यानी वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर जरूर हुई है लेकिन उस fraudulent act की वजह से एंटर नहीं हुई है। If the party is not actually deceived, अगर पार्टी एक्चुअल में डिसीव नहीं हुई है, फ्रॉड कैन नॉट बी सेड टू हैव कमिटेड, वहां पे माना जाएगा फ्रॉड कमिट नहीं हुआ। एग्जांपल है इसके ऊपर हमारे केस लॉ है स्मिथ वर्सेस चैंडविक का 1884 का एक केस है। इसके अंदर क्या हुआ था, अ प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी कंटेन एन अनट्रू स्टेटमेंट दैट 1D वाज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो एक प्रोस्पेक्टस निकाला गया था जिसके अंदर एक अनट्रू स्टेटमेंट लिखा गया था, यानी मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट करा गया था और वो क्या था कि एक पर्सन है डी जो कि कंपनी का डायरेक्टर है और ये एक अनट्रू स्टेटमेंट है, यानी डी कंपनी का डायरेक्टर नहीं है। ऑन द फेथ ऑफ द प्रोस्पेक्टस ए बॉट शेयर in the company but he had never heard of D. On discovering that D was not the director of the company, he wanted to claim damages. तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टस पे फेथ करके, प्रोस्पेक्टस के अंदर तो कई सारी बातें दी गई होती हैं, कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताया गया होता है, सिर्फ ऐसा तो है नहीं कंपनी के डायरेक्टर का नाम लिखा गया होता है। एक प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की पूरी फाइनेंशियल डिटेल दी गई होती है। तो ए ने कंपनी के प्रोस्पेक्टस को पढ़ा और उस पर फेथ करके, उस पर भरोसा करके कंपनी के शेयर बाय कर लिए। और यहाँ पर जो है डी के डायरेक्टर होने की बात ए ने कभी सुनी भी नहीं थी, उसका ध्यान भी नहीं गया, उसने प्रोस्पेक्टस में देखा भी नहीं। लेकिन बाद में उसको जब पता चला कि प्रोस्पेक्टस के अंदर ये बात झूठ लिखी हुई थी, जब ए ने शेयर बाय करे थे तो उस टाइम पे ए ने कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ा था लेकिन उसको नहीं पता था कि डी का इसमें एज अ डायरेक्टर नाम लिखा हुआ है और ये असलियत में डायरेक्टर नहीं है। लेकिन जब बाद में पता चला कि डी जो है कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, प्रोस्पेक्टस के अंदर झूठी बात लिखी थी, तो ए ने जो है कोर्ट में केस कर दिया कंपनी के खिलाफ और डैमेजेस क्लेम करे। बोला कि मैंने आपके प्रोस्पेक्टस पे भरोसा करके शेयर खरीदे थे, आपने मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट करा है मेरे साथ, आपने प्रोस्पेक्टस के अंदर झूठी बात लिखी थी। तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, कोर्ट की तरफ से जो है ए के इस डैमेजेस के क्लेम को डिसमिस कर दिया गया, यानी कैंसिल कर दिया गया। और कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि प्रोस्पेक्टस के अंदर जो अनट्रू स्टेटमेंट लिखा गया था वो तो आपने देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट दिया गया था और उसकी वजह से आपने कंपनी के शेयर नहीं खरीदे। आपने कुछ और बातें कंपनी के अंदर देखी होंगी, कुछ और अच्छी बातें देखी होंगी जिसकी वजह से आपने कंपनी के शेयर खरीदे। आपको नहीं पता था कि यहाँ पर मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है और जब आपको इस बात की नॉलेज ही नहीं थी, इस बात से इंड्यूस होकर आपने कंपनी के शेयर खरीदे ही नहीं, तो अब आप इस बात के ऊपर क्लेम कैसे कर सकते हो। तो कोर्ट की तरफ से कहा गया द अनट्रू स्टेटमेंट हैव नॉट इंड्यूस्ड ए टू बाय शेयर सिंस ए हैव नेवर हर्ड ऑफ डी, द स्टेटमेंट वाज देयरफॉर इमटेरियल फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने डी के बारे में जाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं कभी और प्रोस्पेक्टस में भी आपने ध्यान नहीं दिया, तो इसका मतलब इससे क्लियर होता है कि आपको डी के डायरेक्टर होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डी का डायरेक्टर होना या ना होना इमटेरियल बात थी और कोई भी मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट फ्रॉड तभी माना जाता है जब वो आपके लिए मटेरियल हो। तो ये मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जरूर था लेकिन ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। तो फ्रॉड तभी माना जाएगा जब वो एक्चुअली डिसीव करे अदर पार्टी को। तो ये हो गया हमारे एसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रॉड।
अब आपने मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बताकर एग्रीमेंट साइन कर लिया, उसके साथ दो पार्टीज का आपस में एग्रीमेंट हो गया। यहाँ पर जो सामने वाली पार्टी की कंसेंट ली गई है वो मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बताकर ली गई है, और जब कभी भी मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बताया जाता है, इंटेंशनली बताया जाता है, तो वो फ्रॉड होता है। तो यहाँ पर जो कंसेंट ली गई है सामने वाली पार्टी की वो फ्रॉड से ली गई है। और जब भी कोई भी एग्रीमेंट के अंदर कंसेंट फ्रॉड के द्वारा ली जाती है, यानी कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज इन कॉज बाय फ्रॉड, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्री पार्टी, सेम एज इट इज जैसा कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में हुआ था। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया है और आपकी कंसेंट फ्री नहीं है, आपकी कंसेंट फ्रॉड के थ्रू ली गई है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द अग्री पार्टी। एग्री पार्टी कौन है? जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो यहाँ पर वॉइडेबल होगा किसके ऑप्शन पे? एग्री पार्टी के ऑप्शन पे। अब कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल हो गया, अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन बचते हैं एग्री पार्टी के पास? कौन कौन सी रेमेडीज हैं ये भी बता रखी है। ही हैज द फॉलोइंग रेमेडीज, एग्री पार्टी के पास ये सब रेमेडीज हैं। पहला ऑप्शन एग्री पार्टी के पास है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर ले, रिवोक कर ले, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर ले। लेकिन यहाँ पर अगर एग्री पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करना है तो वो एक रीजनेबल टाइम में करना होगा। ये नहीं अगर आप आज एग्रीमेंट कर रहे हो, आपके साथ आज धोखा हुआ है, तो एक साल बाद आ रहे हो, एक साल बाद बता रहे हो एक साल पहले मैंने कोई एग्रीमेंट करा था, मेरे साथ धोखा हुआ था, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, एक रीजनेबल टाइम होता है हर चीज का। उस रीजनेबल टाइम के अंदर जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होगा। सेकंड ऑप्शन है एग्री पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट को मान जाए, अप्रूव कर ले, एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, बात खत्म हो गई। तीसरा ऑप्शन है डैमेजेस के लिए कोर्ट में केस कर ले, सू फॉर डैमेजेस। या फिर एक और ऑप्शन है, यहाँ पर चार ऑप्शन है, 1 2 3 4, ये सेकंड दो बार आ गया, यहाँ पे थर्ड आएगा, ये फोर्थ आएगा। एक और ऑप्शन है, ही कैन इंस्टेट दैट the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made been true। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, अग्री पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी नहीं करना चाहती, एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती, डैमेजेस के लिए क्लेम भी नहीं करना चाहती। वो क्या चाहती है? अब यहाँ पर एग्री पार्टी इंसिस्ट कर रही है सामने वाली पार्टी को कि वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है परफॉर्म करे, और कैसे परफॉर्म करे? उसी तरीके से परफॉर्म करे, उसी पोजीशन में जाके परफॉर्म करे, यानी वही सब चीजें एक्चुअल में करे जो बातें सारी उसने झूठ कही थी, अब वो उन सभी बातों को सच करे और अपनी रिप्रेजेंटेशन को ट्रू प्रूफ करे। जो उसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी थी, अब वो उस रिप्रेजेंटेशन को ट्रू करे और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके उसी पोजीशन में लेके जाए जो उसने प्रॉमिस करा था। एग्जांपल की अगर बात करूं, दो पार्टी से एक्स और वाई। एक्स ने अपनी कार बेची थी वाई को, और ये कहकर बेची थी ये कार ब्रांड न्यू है और नए मॉडल की है। तो एक्स ने कार वाई को बेच दी थी, तो यहाँ पर वाई को बाद में पता चला था कि ये कार जो है सेकेंड हैंड है, यूज करी हुई है और ओल्ड मॉडल की है। तो अब यहाँ पर वाई जो है कोर्ट में केस डाल सकता है और ये इंसिस्ट कर सकता है एक्स को कि अब तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, मुझे ना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना है, ना एक्सेप्ट करना है, ना डैमेजेस चाहिए तुमसे। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे नई और ब्रांड न्यू कार दोगे, तो आप मुझे तुम ये कार वापस पकड़ो और मुझे नई और ब्रांड न्यू कार दो। तुम अपने रिप्रेजेंटेशन को ट्रू प्रूफ करो। तो अग्री पार्टी के पास ये भी एक रेमेडी है। तो अग्री पार्टी जो है इन चारों में से कोई भी रेमेडी को यूज कर सकती है। इन द फॉलोइंग केसेस अग्री पार्टी लॉसेस द राइट ऑफ रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ केस बताए गए नीचे जहां पर जो है अग्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट अपना खो देगी। अग्री पार्टी के पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, रिसाइन कर सकती है। अब इस राइट को अग्री पार्टी जो है खो देगी इन सभी पॉइंट्स के अंदर। पहला है वेयर ही फेल्स टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द रीजनेबल टाइम, मतलब उसको एक रीजनेबल टाइम मिला था कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करने के लिए, रिवोक करने के लिए, तो उसने उस रीजनेबल टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक नहीं करा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करा, तो अब वो रीजनेबल टाइम निकल चुका है। अब अग्री पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं हो सकता। दूसरा केस है व्हेन ही एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली अफर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर उसने चाहे एक्सप्रेसली चाहे इंप्लाइडली एक बार कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट अफर्म कर लिया, उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकती। एक ही बार ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो बात खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। तीसरा केस है वेयर द थर्ड पार्टी एक्वायर द राइट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन। अब देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी कहां से आ गई बीच में? एग्जांपल बताता हूं आपको। एक्स ने वाई को कार बेची थी और फ्रॉड करके बेची थी। एक्स ने वाई को कहा था ये ब्रांड न्यू और नई मॉडल की कार है, और वाई ने उस कार को खरीद लिया। अब वाई को जो है अभी तक पता नहीं चला कि एक्स ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। वाई ने जो है तुरंत ही वो कार मिस्टर ए को आगे भेज दी। अब वाई को भी यही पता है कि ये कार नहीं है, वाई को तो मालूम नहीं है इस समय पर कि एक्स ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो वाई ने भी ए को यही बताया कि ये कार ब्रांड न्यू है और नई मॉडल की कार है। अब यहाँ पर मिस्टर ए ने जो है, यानी जो थर्ड पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई के बीच हुआ था, फ्रॉड एक्स और वाई के बीच हुआ था, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने जो है गुड फेथ में उस सब्जेक्ट मैटर को, यानी सब्जेक्ट मैटर क्या था? कार, उस कार को खरीद लिया, कार का राइट एक्वायर कर लिया और गुड फेथ में करा है और कंसिडरेशन के साथ करा है। तो मिस्टर ए ने कार के बदले पैसा भी पे कर दिया वाई को। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर था यानी कार, उसका राइट किसके पास ट्रांसफर हो गया? थर्ड पार्टी के पास, क्योंकि कार तो सेल हो गई। अब कार सेल करने के बाद वाई को पता चलता है कि एक्स ने मेरे साथ फ्रॉड किया था। अब इस वक्त पे अगर वाई चाहे तो क्या एक्स के ऊपर केस कर सकता है? किस बात का केस करेगा? जिस चीज के ऊपर फ्रॉड किया गया था वो चीज तो वाई के पास खुद नहीं है, उसने आगे भेज दी। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर था उसके ऊपर राइट तो थर्ड पार्टी का आ गया। तो अगर सब्जेक्ट मैटर ही सेल कर दिया गया तो यहाँ पर एग्री पार्टी के पास से राइट चले जाएगा कि वो फ्रॉड के कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सके। तो ये तीन केस है जहां पर जो है एग्री पार्टी के पास से रिसाइन करने का राइट चले जाता है।
अब देखो यहाँ पर नोट क्या दे रखा है, टू सर्कमस्टांसेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड। दो ऐसे केस बता रखे हैं जहां पर फ्रॉड होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। कौन से दो केस है? पहला है वेयर अ साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ द अदर पार्टी हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ। तो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आप जो है मार्केट में गए चीनी खरीदने के लिए, तो आप चीनी खरीदने के लिए अपने आसपास जो है कोई ग्रोसरी स्टोर होगा, वहां पर गए, आपने सामने शॉपकीपर से एक चीनी का पैकेट मांगा, आपने उससे चीनी ली, सामने से उसे पेमेंट करी और चीनी का पैकेट लेके घर आ गए। घर आने के बाद आपको पता चला चीनी का पैकेट फटा हुआ है, तो अब आप क्या कहोगे? शॉपकीपर ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, उसे बताना चाहिए था कि ये पैकेट फटा हुआ है। तो यहाँ पर लॉ कहता है कि ठीक है, शॉपकीपर की जिम्मेदारी बनती थी कि वो आपको बताए और सही सामान दे, उसकी ड्यूटी बनती थी कि अगर कोई गुड्स के अंदर डिफेक्ट है तो उसे डिस्क्लोज करना चाहिए था। तो हम कह सकते हैं कि उसका चुप रहना यहाँ पर फ्रॉड है, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। लेकिन यहाँ पर आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती थी, आप जो है सामान खरीदने से पहले उस सामान को चेक करो। आपके पास मौका था कि आप जो है देख सकते थे कि ये पैकेट फटा है कि नहीं है, तो आप जो है आराम से उसको पूरी तरीके से चेक कर सकते थे। फिर भी आपने ऐसा नहीं करा। आपके पास मीन्स थे, आपके पास इतना मौका था कि आप थोड़ा सा भी ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते तो आपको ट्रुथ डिस्कवर हो सकता था। तो जब भी अगर अदर पार्टी के पास मीन्स है कि वो थोड़ा सा भी ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ट्रुथ को डिस्कवर कर सके, सच का पता लगा सके, तो वहां पर भले ही साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड क्यों ना हो जाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल नहीं होगा क्योंकि आपके पास मौका था। दूसरा केस है हमारा वेयर द फ्रॉड डज नॉट इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वर्डेबल। तो अगर फ्रॉड जो है इंड्यूस नहीं करता अदर पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल नहीं होगा। तो ये हमारे दो केस थे जहां पर जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल नहीं होता फ्रॉड होने के बावजूद। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बच गया फ्रॉड के केस में, जो कि है कैन साइलेंस बी अ फ्रॉड? क्या साइलेंस फ्रॉड हो सकता है? तो जनरल रूल कहता है कि साइलेंस फ्रॉड नहीं होता। आपने सच छुपाया, आप चुप रहे, तो आप इसको फ्रॉड नहीं कह सकते। हमारे साथ अक्सर होता है, हम कहीं पर खड़े होते हैं, कहीं पर लड़ाई हो रही होती है दो लोगों के बीच आपस में, हमें सच पता होता है, उसके बावजूद हम चुप रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फ्रॉड करा, तो आपका साइलेंस रहना फ्रॉड नहीं माना जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, ए सेल बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स व्हिच ए नोज टू बी अनसाउंड, ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ हॉर्स, दिस इज नॉट फ्रॉड बाय ए। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए ने जो है अपने एक घोड़े को बेचा बी को, और ए को पता था कि ये घोड़ा जो है अनसाउंड है, उसके बावजूद ए ने घोड़ा बेचते समय बी को ये बात नहीं बताई और बी ने पूछी भी नहीं। तो यहाँ पर ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ए ने जो है बी के साथ फ्रॉड करा है। ए चुप रहा, ए ने नहीं बताया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्रॉड है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा केस लॉ है वर्ड वर्सेस हॉब्स का। एच सोल्ड टू डब्ल्यू सम पिग्स व्हिच वर टू हिज नॉलेज सफरिंग फ्रॉम फीवर, द पिग्स वर सोल्ड विद ऑल फॉल्ट्स एंड एच डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ फीवर टू डब्ल्यू, हेल्ड देयर वाज नो फ्रॉड। तो यहाँ पर दो पार्टीज है, एच और डब्ल्यू। एच के पास कुछ पिग्स थे जो उसने जो है डब्ल्यू को बेच दिए। एच को पता था कि इन पिग्स को जो है बुखार आया हुआ है, ये पिग्स जो है बीमार है, लेकिन उसने ये बात डब्ल्यू को नहीं बताई और चुपचाप जो है पिग्स को डब्ल्यू को बेच दिया। डब्ल्यू ने जो है इन पिग्स को खरीद लिया। डब्ल्यू ने जो है एच से कुछ पूछा भी नहीं और एच ने जो है डब्ल्यू को कुछ बताया भी नहीं। तो यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट रहा, तो एच का साइलेंट होना फ्रॉड नहीं माना जा सकता। देयर वाज नो फ्रॉड। तो जनरल रूल कहता है कि साइलेंस रहना फ्रॉड नहीं माना जाता, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? इसका ठीक उल्टा। जनरल रूल कहता है साइलेंस रहना फ्रॉड नहीं माना जाता, लेकिन एक्सेप्शन कहते हैं कि अगर आप साइलेंस रहते हो, अगर आप चुप रहते हो, तो वो फ्रॉड माना जाएगा। साइलेंस अमाउंट टू बी फ्रॉड। अब ऐसे कौन से केस है, कौन से एक्सेप्शनल केसेस है जहां पर साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा? पहला केस है ड्यूटी टू स्पीक, जहां पर आपकी ड्यूटी बनती थी बोलने की, वहां पर आप चुप रहते हो तो वो फ्रॉड होगा। अब कहां पर हमारी ड्यूटी बनेगी बोलने की? ये भी लॉ ने बता रखा है कि अगर कभी आपकी ड्यूटी बनती है बोलने की, मेयर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड व्हेन द पर्सन कीपिंग साइलेंट इज अंडर अ ड्यूटी टू स्पीक। जहां पर आपकी बोलने की ड्यूटी बनती थी, वहां पर भी अगर आप साइलेंट हो तो वहां पर आपका साइलेंस रहना फ्रॉड माना जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अबरमिया फीदे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपमोस्ट गुड फेथ। अपमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल है जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर दोनों पार्टीज की ड्यूटी बनती है कि वो सभी फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज करेंगे, सभी चीजों के बारे में सारी जानकारी देंगे और एकदम सही जानकारी देंगे। तो अब कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ड्यूटी टू स्पीक के अंदर कवर होते हैं? तो लॉ ने बताया फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कम विद दिस कैटेगरी। पहला है हमारा फिड्यूशरी रिलेशनशिप। आपको पता है, हमने पढ़ा था फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। और फिड्यूशरी रिलेशनशिप के केस में दोनों ही पार्टीज की ड्यूटी बनती है कि वो चुप ना रहे, साइलेंट ना रहे, उनकी ड्यूटी टू स्पीक बनती है। एग्जांपल देखते हैं, अ ब्रोकर वाज आस्क्ड टू बाय शेयर फॉर क्लाइंट। तो यहाँ पर ब्रोकर को क्लाइंट ने कहा कि मेरे लिए कुछ शेयर बाय कर लो, तो ही सोल्ड हिज ओन शेयर विदाउट डिस्क्लोजिंग दिस फैक्ट। तो यहाँ पर ब्रोकर ने जो है क्लाइंट को अपने खुद के शेयर बेच दिए, यानी कंपनी से कोई फ्रेश शेयर बाय नहीं करे, ब्रोकर के पास खुद ही कुछ शेयर पड़े थे, उसने वो क्लाइंट को बेच दिए और ये बात उसने क्लाइंट को बताई भी नहीं कि ये शेयर मेरे खुद के हैं।
तो यहाँ पर ब्रोकर ने जो है सीधे सीधे प्रॉफिट कमा लिया, अपने खुद के शेयर जो है क्लाइंट को प्रॉफिट में बेच दिए। तो यहाँ पर ब्रोकर ने एक सीक्रेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया, लेकिन अब बाद में जो है क्लाइंट को पता चल गया कि ब्रोकर ने खुद के अपने शेयर बेच दिए थे मुझे। द क्लाइंट वॉज एंटाइटल्ड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट और अफर्म इट विद द राइट टू क्लेम सीक्रेट प्रॉफिट मेड बाय ब्रोकर। तो यहाँ पर जो क्लाइंट है उसके पास राइट है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर ले, यानी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर ले, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले और साथ में क्लेम भी कर ले सीक्रेट प्रॉफिट, यानी जो सीक्रेट प्रॉफिट ब्रोकर ने क्लाइंट से गेन करा था वो सीक्रेट प्रॉफिट को क्लाइंट जो है क्लेम भी कर सकता है ब्रोकर से। क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशनशिप था क्लाइंट और ब्रोकर के बीच में वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप था, तो ये अपमोस्ट गुड फेथ का रिलेशन माना जाता है। तो ये जो ब्रोकर और क्लाइंट वाला एग्जांपल है ये केस लॉ था। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा एक्सेप्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो आप जब कभी भी किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी अपमोस्ट गुड फेथ के अंदर कवर होता है। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन, फायर एंड लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तीन तरीके के होते हैं, मरीन यानी पानी का इंश्योरेंस, फायर यानी आग का इंश्योरेंस, लाइफ यानी जिंदगी का इंश्योरेंस। तो आप मरीन, फायर और लाइफ तीनों में से कोई भी इंश्योरेंस करवा सकते हो। तो तीनों ही इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये एक इंप्लाइड कंडीशन होती है कि सामने वाली पार्टी को जो है फुल डिस्क्लोजर करने होंगे अपने सारे मटेरियल फैक्ट, अदरवाइज जो इंश्योरर होता है वो एंटाइटल होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दे। इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट होता है कि वो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है अगर सामने वाली पार्टी, जो पार्टी इंश्योरेंस ले रही है, वो सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज ना करे। अगर मान लो कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्लाइंट को बताना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को कि उसे कोई किसी भी तरीके की डिजीज तो नहीं है, कोई और परेशानी तो नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है। तो ये ड्यूटी किसकी बनती है? ये ड्यूटी बनती है उस पर्सन की जो इंश्योरेंस ले रहा है, यानी क्लाइंट की, कि वो इंश्योरर को यानी इंश्योरेंस कंपनी को अपने सभी मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करे, सभी बातें बताए। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, मैरिज के केस में दोनों ही पार्टीज को जो है सभी मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करने होते हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है। आप कोई भी बात छुपा नहीं सकते। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट का मतलब हो गया कि जहां पर फैमिली के अंदर जो है प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। दीज कॉन्ट्रैक्ट आल्सो रिक्वायर फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट विद इन द नॉलेज ऑफ द पार्टीज। तो पार्टीज को जितनी भी नॉलेज है, जो भी नॉलेज है, सभी मटेरियल फैक्ट जो है फुली डिस्क्लोज करने होंगे। फैमिली सेटलमेंट के केस में फैमिली की प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है तो उस केस में जिसके पास जो जो प्रॉपर्टी है सभी प्रॉपर्टी जो है सामने रखनी होगी, फिर टोटल जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसमें से सबको बराबरी डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। तो कोई भी पार्टी जो है अपनी प्रॉपर्टी को छुपाएगा नहीं। तो फैमिली सेटलमेंट के केस में भी अपमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लास्ट है हमारा शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये तो आपको पता ही है कि कंपनी जो है जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक इशू के लिए, तो उस केस में कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो सभी मटेरियल फैक्ट जो है प्रोस्पेक्टस के अंदर डिस्क्लोज करे, कोई भी चीज रह ना जाए। ऐसा ना हो कंपनी जो है साइलेंट रह जाए कोई मटेरियल फैक्ट पे और फिर बाद में कहे साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। तो ऐसा करके काम नहीं चलेगा। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप प्रोस्पेक्टस के अंदर सभी मटेरियल फैक्ट जो है डिस्क्लोज करोगे, कोई भी फैक्ट आप छुपा नहीं सकते। तो ये 5 केस आ जाते हैं जहां पर आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको बोलना है, यहाँ पर आप चुप नहीं रह सकते, आपका साइलेंस फ्रॉड मान लिया जाएगा। अब देखो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ड्यूटी टू स्पीक। सेकंड पॉइंट है यानी सेकंड एक्सेप्शन है वेयर द साइलेंस इटसेल्फ इक्वल टू स्पीच। एक ऐसी जगह आप चुप हो जहां पर आपका साइलेंस आपके स्पीच के बराबर है, यानी आपका साइलेंस ही आपके बोलने के बराबर है। मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हमारा चुप रहना ही काफी होता है, हमारा साइलेंस ही बहुत कुछ बोल जाता है। तो अगर ऐसी कभी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर आपका साइलेंस ही आपकी स्पीच बन जाए तो वहां पर आप चुप नहीं रहोगे, वहां पर जो है कंफ्यूजन हो सकती है, मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हो सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। ए सेज टू बी, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। अगर तुम डिनाई नहीं करते, अगर तुम कुछ नहीं कहते तो मैं मान लूंगा कि ये हॉर्स जो है साउंड है। ए सेज नथिंग, हिज साइलेंस अमाउंट टू स्पीच। अभी ए जो है चुप रहता है, ए कुछ नहीं कहता, तो यहाँ पर अज्यूम कर लिया जाएगा कि ए ने जो है कुछ ना कहते हुए भी ये कह दिया कि घोड़ा साउंड है। तो यहाँ पर ए का साइलेंस रहना ए के बोलने के बराबर है। तीसरा है हमारा हाफ ट्रूथ, आधा सच। आपको पता है आधा सच बहुत खतरनाक होता है, या तो पूरा सच बताओ या तो चुप रहो। द साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड व्हेन अ पर्सन डिस्क्लोज ओनली द हाफ ट्रूथ एंड कीप साइलेंट। तो साइलेंस जनरली फ्रॉड नहीं माना जाता, लेकिन आपने अगर आधा सच बताया और उसके बाद आप चुप हो गए तो वहां पर साइलेंस फ्रॉड मान लिया जाएगा। आपको किसने कहा था बोलने के लिए? चुप रहते। अ पर्सन मे बिकम गिल्टी ऑफ फ्रॉड बाय नॉन डिस्क्लोजर आल्सो इफ ही वॉलंटरी डिस्क्लोज समथिंग एंड देन स्टॉप हाफ द वे। तो कोई पर्सन जो है गिल्टी ऑफ फ्रॉड मान लिया जाएगा अगर उस पर्सन ने वॉलंटरी आधी बात डिस्क्लोज कर दी, आधी बात बता दी और उसके बाद वो चुप हो गया, यानी आधी बात डिस्क्लोज कर दी और आधी बात डिस्क्लोज नहीं करी। तो अब अगर इसका चुप होने से कोई मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हो गया तो वो फ्रॉड मान लिया जाएगा। ये पर्सन चाहे तो चुप रह सकता था, अ पर्सन में कीप साइलेंट बट इफ ही स्पीक, लेकिन अगर उसने एक बार बोल दिया तो अब वो बाउंड हो गया कि वो डिस्क्लोज करे होल ट्रूथ, अब वो पूरा सच बताए। तो ये 3 केस हैं जहां पर आपका साइलेंस फ्रॉड मान लिया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो है फ्रॉड का टॉपिक कंप्लीट हो गया। जितनी भी बातें फ्रॉड के अंदर बनती थी, जितने भी रूल्स बनते थे, जो भी एक्सेप्शन थे, मैंने आपको बता दिए। हर किसी से ज्यादा ही बताएं, सारे पॉइंट्स कवर करें, इतने पॉइंट्स आपके कोई कवर नहीं कराएगा। जितने भी आपके डाउट्स बनते थे आई होप इसके अंदर सभी कवर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बाकी जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो लाइक करके जाना। आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है इसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिस रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।